हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग अपनी इस पॉडकास्ट सीरीज़ के अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी को लेकर। और इस वीडियो के लिए हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही सीनियर टीचर और हमारे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट टीचर्स में से एक तिवारी सर। और इनको 25 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और हमको साइंस इन्हीं सर ने सिखाई है और फिर हमने कई बच्चों को सिखाई, वो आप लोग जानते ही हैं। तो आज हम लोग इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि 11th-12th के बच्चों को किस तरीके से बायोलॉजी पढ़नी चाहिए ताकि वो 11th-12th के साथ अपनी फाउंडेशन भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाए, और उनकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या बुक्स होनी चाहिए, इस सब पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। सभी बच्चे इस पॉडकास्ट में एंड तक बने रहें और ध्यान से इसको सुनते रहें, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आई वेलकम यू सर। थैंक यू। हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स से आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपना। मैं मुकेश तिवारी। जिस तरीके से लोगों की समझ है कि बायोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मेरा कहना है कि ये लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस या लाइफ साइंस के हिसाब से इसको हमको जितना भी पढ़ना है वो अपने ऊपर एप्लीकेशन करते हुए ही उसको समझना है, तो ज़्यादा इजी रहता है। जैसा कि मेरा अनुभव है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो इसमें आती है कि वो कहते हैं कि जूलॉजी वाला पोर्शन मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और प्लांट वाला पोर्शन हमको थोड़ा तकलीफ़ देता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि प्लांट वाले पोर्शन में आपको इमेजिन करते हुए पढ़ना पड़ेगा। जूलॉजी में या एनिमल के ऊपर जब आप पढ़ते हैं तब आप जितनी अच्छी तरीके से इमेजिन कर लेते हैं उतना अच्छी तरीके से प्लांट के बारे में आप लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मेरा कहना ये है कि थोड़ा सा इसमें आप मार्क्स के ऊपर न जाकर इंटरेस्ट के ऊपर जाएं और हॉबी के रूप में इसको इंटरेस्ट लेते हुए थोड़ा सा स्टडी करें। उसके लिए आवर्स काउंट करना ज़रूरी नहीं है। इंटरेस्ट करते हुए आप इंटरेस्ट लेते हुए जितना आप इसमें यूज होंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो। जहाँ तक एकेडमिक एग्ज़ाम की बात है तो जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि वो बच्चों को थोड़ा सा सिलेक्शन करना पड़ता है अपने सिलेबस में कि हमको किन किन टॉपिक पे किन किन चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है, किन किन चैप्टर टॉपिक को कम फोकस करना है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हो कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। एमसीक्यू उसमें ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गए हैं और एमसीक्यू में भी दो कैटेगरी हो गई हैं, ऑप्शनल वाली हो गई हैं और असर्शन और रीजन वाली हो गई हैं। तो मेरा मानना है कि अगर बच्चों के मार्क्स अगर कट रहे हैं तो वो केवल एमसीक्यू के कारण ज़्यादा कट रहे हैं। जो पहले का पैटर्न था उसमें ज़्यादातर पेपर डिस्क्रिप्शन टाइप का आता था, तो उसमें सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते थे। बुक्स के आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर आप उसको आंसरिंग कर लेते थे। लेकिन अभी जब एमसीक्यू वाला और असर्शन और रीजनिंग वाला आ गया है, और ये कॉम्पिटिटिव में भी है क्योंकि अब बोर्ड जो है कॉम्पिटिटिव पैटर्न पर अपने पेपर को सेट कर रहा है, तो इस आधार को देखते हुए मेरा कहना है कि जो बच्चा एनसीईआरटी को बेसिक बुक मांगते हुए उसी पर ज़्यादा फोकस करेगा, 90% फोकस बच्चे का एनसीईआरटी बुक्स पर होना चाहिए। और एनसीईआरटी बुक्स में भी लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड एक एक लाइन पर आपको अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ना पड़ता है। तो उसमें आपको कंपटीशन में भी 80% 90% हेल्प मिलती है और एकेडमिक में भी आपको एमसीक्यू में ख़ास तौर से आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है। जहाँ तक बायोलॉजी की बात है तो बायोलॉजी में जैसा कि आप पेपर को देखेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, नीट को देखेंगे, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि जो आजकल लेटेस्ट साइंस जो चल रही है, बायोटेक हो गई या फिर जेनेटिक्स हो गई, इसको थोड़ा सा वेटेज मिलने लगा है। मेरा मानना ऐसा है कि बायो में फर्स्ट ईयर या 11th में जो सिलेबस है वो कंपटीशन में ज़्यादा फॉलोअप होता है। 60% लगभग फर्स्ट ईयर से सिलेबस फॉलोअप होता है और वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल ज़्यादा है और लेटेस्ट मॉडर्न साइंस उसमें थोड़ी कम इन्वॉल्व है, जो भी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो उसके लिए तो आपको मालूम है जैसे कि फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर है या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर है, इसको थोड़ा सा वेटेज हमेशा ज़्यादा शुरू से मिलता आया है और मिलता ही रहेगा। और थोड़ा क्लासिफिकेशंस वगैरह का,
इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक 12th लेवल पर बात है तो 12th लेवल में जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी और ह्यूमन डिसीज़ वगैरह का, इम्यूनिटी वगैरह का, इसको चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आपको केवल एकेडमिक नहीं बल्कि कंपटीशन में भी इसको आपको मदद मिलती है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चे को एनसीईआरटी पर 80 to 90% फोकस करना चाहिए, और वो भी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करना। अगर कोई समस्या बच्चे को आ रही है एनसीईआरटी में लैंग्वेज के संबंध में, या थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करने में, बेसिक बैकग्राउंड अगर उसके पास कमज़ोर पड़ रही है किसी टॉपिक में या किसी टर्म्स को समझने में, तो उसके लिए जो दूसरी आपकी टेक्स्ट बुक वगैरह होती हैं उसको आप उस चीज़ को डिटेल में वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। और जीआरबी उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है, जो शायद मेरठ पब्लिकेशन से है। वो हमारे 2-4 स्टूडेंट जो एम्स में सिलेक्टेड हुए हैं उनका भी कहना है कि हमको जीआरबी पब्लिकेशन वाली बुक से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला है। और उनका भी स्टूडेंट्स का, हमारा जो टॉपर स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकले हैं, उनका मानना है कि जो बच्चे टाइम को देखते हुए पढ़ते हैं या ज़्यादा लेबर करना चाहते हैं वो कम एडवांटेजियस होते हैं। और अगर आपको स्टडी का टाइम 3-4 घंटे भी अगर आप दे रहे हैं और वो भी फ्रेश मूड से और विद द इंजॉइंग विद द स्टडी, तो ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, बशर्ते आप थोड़ा सा अपने लिए ही पढ़ रहे हैं और किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो इंटरेस्ट लेते हुए 3-4 घंटे सफिशिएंट हैं। और जीआरबी वगैरह में उन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में ज़्यादा शॉर्ट में आपको बता दिए गए हैं, जिनको आप एक्सप्लेनेटरी पढ़ना चाहते हैं। हर टॉपिक के लिए जीआरबी को नहीं यूज़ करना है, एनसीईआरटी को 90% यूज़ करना है। 10% में आप जीआरबी को आप यूज़ करें उन टॉपिक या उन टर्म्स को थोड़ा डीप में जाने के लिए जहाँ पर आपको समझने में दिक्कत है। समझने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा समय तक पढ़ने से, ज़्यादा लेबर करने से उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। अभी एकेडमिक में मिल सकता है, लेकिन कंपटीशन में जाकर आपको दिक्कत आएगी। कॉम्पिटिटिव में आपको जितना अंडरस्टैंड बेटर तरीके से करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें एडवांटेज है। ओके सर, तो जैसे आपने एनसीईआरटी के साथ जीआरबी बुक को बताया, हाँ। तो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए ही जीआरबी बुक? जीआरबी दोनों के लिए ठीक है। और अगर आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज चाहिए तो मैंने जहाँ तक देखा है, समझा है, तो उसमें सबसे बेस्ट मेरे को लगता है कि टुगेदर विद को अगर आप यूज़ करते हैं तो लैंग्वेज वाइज थोड़ा इजी है फॉर 12th। और हाँ, टुगेदर विद लैंग्वेज वाइज इजी है, और थोड़ा सा उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी उसमें आपको मैटर मिल जाता है, जो कि बोर्ड के लिए यूजफुल और बोर्ड के लिए वो फिर यूज़फुल हो जाता है। टुगेदर विद को हम अच्छा मानते हैं क्योंकि स्टूडेंट लैंग्वेज उनको इजी लगती है। दूसरा एक इसका भी आता है, कौन सा है पब्लिकेशन है, अरिहंत का जो है वो स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो जाता है। अगर अरिहंत पढ़ सकते हैं तो अरिहंत चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, अरिहंत जो है वो आप चैप्टर वाइज यूज ना करें। हाँ। उसको आप जो अरिहंत का जो पूरा सैंपल पेपर्स है उसके आधार पर आप तैयारी करें। अरिहंत सैंपल पेपर्स या फिर सैंपल पेपर्स? अच्छा। अरिहंत का सैंपल, चैप्टर वाइज फिर बच्चे के लिए लोड बढ़ जाता है उसमें। हाँ, लोड ज़्यादा हो जाता है। हालांकि उसकी लैंग्वेज भी थोड़ा सा कठिन पड़ती है और थोड़ा सा वो टफ पड़ता है बच्चों को। बोर्ड के पीवाईक्यूज तो टुगेदर विद में मिल ही जाएंगे। टुगेदर विद लैंग्वेज बच्चों के लिए वो ज़्यादा ग्रेस्पिंग है, और अरिहंत थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका थोड़ा सा अप है। लेकिन मास के लिए मेरा जहाँ तक मानना है, कंपटीशन के लिए जहाँ तक मानना है, आपको 80 to 90% एनसीईआरटी पर आपको फोकस रखना है।
तो जैसे कोई बच्चा 11th और 12th के साथ चाहता है कि उसकी फाउंडेशन भी अच्छी हो जाए, नीट में उसको अपीयर होना है 12th के बाद मान लीजिए, तो एनसीईआरटी उसको एनसीईआरटी 80 to 90% हेल्प करेगी उसको बायोलॉजी की। बायोलॉजी में होती है, और यहाँ तक मैंने देखा है बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है कंपटीशन में भी। वो सर हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में बात भी करी कि एनसीईआरटी बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी मैं ये मानता हूँ कि अगर एनसीईआरटी समझ में आ रही है, टर्मिनोलॉजी से या टॉपिक वाइज समझ में आ रही है, तो आपको फिर केवल जीआरबी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल उसके साथ में अरिहंत और टुगेदर को हेल्प लेते हुए आपको 95 ±5 मार्क्स तक आप पहुंच जाएंगे बोर्ड में। और सर जैसे कॉम्पिटिशंस के लिए क्या है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा नीडेड रहता है। हाँ। कि हमने कंटेंट समझ लिया, पर क्वेश्चंस जितने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाए, तो वो क्वेश्चंस क्या जीआरबी में हमको मिल जाएंगे या उसके लिए कोई और बुक? मैं बायोलॉजी में बुक के क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस नहीं देता, एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंस देता हूँ। और बुक का केवल एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझने के लिए, सैम्पल पेपर के लिए मैं एडवाइस करता हूँ। सैम्पल पेपर को मैं केवल 10% से ज़्यादा एडवांटेज नहीं मानता। हाँ, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं रहता है। वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बोर्ड में ना कंपटीशन में, इसलिए आप क्वेश्चंस के लिए ना पढ़ें, क्वेश्चंस के टाइप के लिए पढ़ें। सर जब एनसीईआरटी पूरा वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन करेंगे तो क्वेश्चन वही से भी क्वेश्चन वही सब आएंगे, नीट में भी वही आएंगे। अच्छा, नीट में भी वही आएंगे। और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या जो टर्म समझ में नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा डीप में जाना है, उसके लिए जीआरबी यूज करें। जीआरबी को परमानेंटली यूज ना करें, क्योंकि उसमें आप ओवरलोडेड हो जाएंगे। क्योंकि आपका लोड ज्यादा है, कई सब्जेक्ट रहते हैं बच्चे के पास, तो हमको ये नहीं केवल बायोलॉजी के बारे में ही देखना है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये आती है जब बच्चा नीट के एग्जाम देकर आता है, तो उसके जो बायोलॉजी के अगर 90 क्वेश्चंस में से अगर उसके 80 के आसपास सही हो जाते हैं, तो उसको कष्ट होता है कि 8 क्वेश्चन मेरे गलत क्यों हो गए। बायोलॉजी में वो चाहता है कि मेरे क्वेश्चन 2 या 3 ही गलत हों, क्योंकि उसको मार पड़ती है फिजिक्स में। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में वो अपने नंबर को मैक्सिमम चाहता है सिलेक्शन के लिए, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो आपका इसका जो है मेडिकल का दूसरा कोई कॉलेज का मामला हो। तो मेरा मानना यह है कि बायोलॉजी में उसको इतना कमांड होना चाहिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही मेडिकल पढ़ाई में आगे काम आनी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली काम आती है मेडिकल में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं आती। हाँ, ऑर्गेनिक और बायो का कॉम्बिनेशन ही मेडिकल लाइन को कंप्लीट करता है। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बच्चा अपने लिए फुल कमांड पर रहे, क्योंकि उसी के आधार पर उसका सिलेक्शन होना है। तो सर जैसे कि 11th और 12th की पढ़ाई के दौरान बच्चा, आपने जैसे रिकमेंड किया, इन बुक्स को स्टडी करता है थॉरोली, पूरा 2 साल तक अच्छे से पढ़ता है, तो क्या उसको बिना कोई स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव कोचिंग ज्वाइन करे, अपनी एकेडमिक से ही वो बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करेगा? नो नीड एनी कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स इफ यू हैव कंप्लीट स्टडी ऑफ एनसीईआरटी प्लस सम पार्ट ऑफ जीआरबी। मैंने देखा सर आज के टाइम पे पिछले 3-4 साल से ट्रेंड चेंज हुआ है कि बच्चे 10th के बाद तुरंत से दे आर टारगेटिंग कि मेरे को ऐसा कंटेंट मिलना चाहिए जिससे मैं जेई निकाल लूँ या मैं नीट निकाल लूँ। वो ये नहीं सोचते कि मैं कोर कंटेंट पूरा अच्छे से पढूं। उनको वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और वो ट्रिक्स और वो सीधा पीडीएफ्स और शॉर्ट में स्टडी मटेरियल मिल जाए जिससे वो सिलेक्ट हो जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये नहीं मानता कि जो आप जो मॉड्यूल्स दे देते हैं कोचिंग्स वाले मार्केट में अवेलेबल हैं, वो जरूरी नहीं आप कोचिंग ज्वाइन करें। वो मार्केट में आप कोटा से मंगाते हैं, दिल्ली से ब्रिलियंट कोचिंग और दूसरे बंसल कोचिंग्स वगैरह जहाँ पर भी है कोचिंग, वहाँ के कंटेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, परचेज करके कोई भी ले सकता है। लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता, मेरा मानना ऐसा है। सामने टीचर पढ़ाता है, फ़ायदा नहीं होता है। ऑफलाइन इसलिए एडवांटेजियस है कि ऑफलाइन में बच्चे के बारे में टीचर को आइडिया पूरा हो जाता है कि बच्चे की कहाँ कमी है और बच्चे का कहाँ बेस कमज़ोर पड़ रहा है। ऑफलाइन में आपको बच्चे का मालूम है, बच्चे को कोई 9th की कोई टॉपिक प्रॉब्लम दे रहा है, 10th का कोई टॉपिक प्रॉब्लम दे रहा है या फर्स्ट ईयर का, तो टीचर उसको वहाँ पर हाथों हाथ एक्सप्लेन कर सकता है।
जबकि ऑनलाइन क्लासेस में ये संभव नहीं है। ऑनलाइन क्लास में टीचर अपना सिलेबस को फॉलो अप करेगा, हालांकि बच्चे के बैकग्राउंड में क्या क्या कमियां हैं वो बच्चा जानता है, लेकिन जो ऑनलाइन दे रहा है उसको तो नहीं मालूम है, वो तो सिलेबस फॉलो अप कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि अक्सर मैंने बच्चों से सुना है कि ऑनलाइन से उसको 30-40% ही एडवांटेज होता है, बस सक्सेस रेशियो। हाँ, नहीं बच्चा खुद ही कह देता है कि हमको 30-40% फायदा हुआ। हाँ, पर क्योंकि वो क्योंकि बच्चे के अंदर क्या क्या कमियां हैं वो ऑनलाइन वाला उसको नहीं कर पाता। ठीक है, वो अपना टाइम भी लेते हैं, आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट बात बनती नहीं, तरफ से पूरा करते हैं प्रयास, लेकिन उतना बनती नहीं है बात। तो ऑफलाइन हमेशा बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर और आपका डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, और इंटरेक्शन से आपके अंदर टीचर का एक्सपीरियंस भी होता है कि बच्चा कोई सी चीज पूछ रहा है तो आखिर क्यों पूछ रहा है, उसकी कहाँ कमी है, और टीचर उसको बैकग्राउंड में ले जाकर उसको कमी को पूरा भी कर देता है। अक्सर बच्चों में छोटे क्लासों में थोड़ी लापरवाही होती है पढ़ाई में, सारे बच्चों के संग ऐसा नहीं होता है। कुछ होशियार बच्चे हैं, उनको तो वो ऑनलाइन से भी उनको लगता है टीचर की क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ है। हाँ। ये हम लोग भी जानते हैं कि वो टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो अपग्रेडेड होते हैं। हाँ। लेकिन वो बच्चे से उतना इंटरेक्ट इंडिविजुअल बच्चे से नहीं हो सकते जितना कि ऑफलाइन क्लास में हम लोग बच्चे से इंटरेक्ट हो जाते हैं, और बच्चे की जो बेसिक कमियां हैं उनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है कि ऑफलाइन से बच्चे को ज़्यादा एडवांटेज होता है, ऑफलाइन से का ज़्यादा है और ऑनलाइन का कम होता जा रहा है। अब चूँकि इकोनॉमिकली देखा जाता है तो वो एक अलग फैक्टर हो जाता है कि किसी मजबूरी है कि वो ऑनलाइन ही ले पाएगा, तो कोई डिस्टेंस में रह रहा है तो वो नहीं जा पा रहा है, तो वो एक उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऑफलाइन या कोई भी जो गाइड कर सकता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेहनत बच्चा करता है और बच्चा मेहनत करके अपने आप सब कुछ कर सकता है। उसको केवल एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर हेल्प की ज़रूरत है। वी आर हेल्पिंग हैंड, वर्किंग तो उसको ही होनी है और वो वर्क कर भी लेगा। हम लोग मोटिवेशन कर सकते हैं, बच्चे को मोटिवेशन बच्चे को नीडेड होता है, और थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो वो चीज़ जो है वो ऑफलाइन में टीचर आसानी से दे लेते हैं बच्चे को। तो वैसे तो कायदा तो ये कहता है कि बच्चे को आपको इतना ज़्यादा पढ़ाते हुए मोटिवेट कर देना है कि वो अपने को ही स्वयं बूस्ट करना शुरू कर दे, अपने टारगेट पर डिवोटी हो जाए। और नए ज़माने में, मॉडर्न समय में ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा एनालिटिकल पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई कम इम्पोर्टेंट होती चली जा रही है। तो जो MCQ वाला पोर्शन है, असर्शन वाला पोर्शन है, इसमें बच्चा अक्सर अगर कम स्कोर कर पाता है, उसका कारण ये है कि बच्चा डिस्क्रिप्टिव या मेजर पार्ट जो आपके बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो सीधे सीधे मिलते हैं उन पर फोकस ज़्यादा कर लेता है, तो MCQ में वो फिर डिफीट खा जाता है। इसीलिए बच्चों के परसेंटेज जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ पा रही है। MCQs के लिए MCQ के लिए आपको हाँ वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हाँ, लर्न करना कोई जरूरी नहीं है। जैसे लोगों के कुछ को भ्रांतियाँ हैं कि बायोलॉजी एक लर्निंग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा 1% भी नहीं है। और अब कॉम्पिटिटिव का समय आ गया है तो आपको अंडरस्टैंड ज़्यादा करना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ जो अंडरस्टैंड की हुई बात होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है। फिर वो ये नहीं है कि हमने इंटर कर लिया तो बाद में हम भूल गए, पेपर दे आए तो इसमें हमने क्या लिखा था हम भूल गए, ये नहीं होता। आपने हम लोगों को आज से 15 साल पहले सिखाया था, वो हम लोग आज भी सिखा रहे हैं बच्चों को। तो हमने देखा है समय के साथ साथ थोड़ा बदलाव, देखो समय बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, और बोर्ड के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, कंपटीशन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। सिलेबस में भी किन चैप्टर को पहले वेटेज मिलता था, आज किन चैप्टर को वेटेज मिल रहा है, ये सब समय समय के साथ बदलाव आता है। तो सर जैसे 11वीं 12वीं में ऐसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो आपने बोला कि NCERT से पढ़ना है, तो मान लीजिए अगर किसी बच्चे के पास टीचर नहीं है, आप तो यहाँ पर क्लास लेते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, अब हर जगह बायोलॉजी के टीचर नहीं होते, हमारे शहर में बायोलॉजी के उतना आसानी से टीचर नहीं मिल पाते हैं। तो
अब वो बच्चा कैसे करेगा? क्या एनसीईआरटी से वो अपने खुद के नोट्स बनाए या फिर किस तरीके से उसको करना चाहिए? अच्छा, उसको एनसीईआरटी बुक्स पर अंडरलाइन करते हुए पढ़ना चाहिए। ओके। और जहाँ पर वर्ड्स कठिन है उसके ऊपर अपने हिसाब से उसका वर्ड मीनिंग भी लिखते रहना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब उसको रिवाइज करे तो उसको वो टर्म फिर तकलीफ ना दे। सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशन वही बीच बीच में होते हैं, हाँ जैसे हमारे हाँ, टेस्ट उस की biology किताब रहती को है। ही नोट्स में कन्वर्ट कर ले, मेरा मानना ऐसा है। अगर उसको कुछ लगता है तो अपने हिसाब से अपनी कॉपी बना ले। क्योंकि जो नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी हम ये कहते हैं कम से कम 2 बार एनसीईआरटी फ्रेश खरीद कर अंडरलाइन करके स्टडी करें। ओके। एनसीईआरटी को ही आप उस पर ही अंडरलाइन, जो बेस्ट मटेरियल है उस पर अंडरलाइन, और वर्ड मीनिंग अगर टफ है तो उसका सिंपल मीनिंग ऊपर नोट करते हुए उस, और जहाँ भी कुछ कंटेंट आपके दिमाग में आ रहा है उसको साइड में लिखते हुए एनसीईआरटी बुक को ही नोट्स में कन्वर्ट कर ले। एनसीईआरटी से बाहर ना के बराबर जाए बायोलॉजी में। हाँ। क्वेश्चन आंसर्स तो जीआर। और अगर नोट्स की उसको आवश्यकता महसूस होती है तो नोट्स के लिए वो केवल टुगेदर विद का सैंपल पेपर जब भी परचेज होता है या लास्ट ईयर का भी अवेलेबल है। पेपर में तो पेपर रहता है, उसमें थ्योरी भी रहती है क्या? थ्योरी चैप्टर से आता है, टुगेदर विद में आता है। तो चैप्टर वाइज में चैप्टर में थोड़ा सा स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्टरी वो दे देते हैं शॉर्ट में। अच्छा। वही नोट्स हैं। इन डेप्थ तो नहीं हो पाएगा ना? हाँ हाँ, नहीं वो बहुत डेप्थ हो जाएगा पूरा। अच्छा, पर्याप्त हो जाएगा। पर्याप्त हो जाएगा। मतलब टुगेदर विद में जो थ्योरी होती है वो पर्याप्त होती है। हाँ हाँ, सेपरेट नोट्स बनाने का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारा मानना है। नोट्स अवेलेबल मार्केट में हैं, चाहे अरिहंत खरीदते हो आप तो अरिहंत में मिल जाते हैं, मटेरियल मिल जाता है चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, है ना। और अगर टुगेदर विद में भी मिल जाता है जी। तो नोट्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और ये नोट्स के लिए होता है कि उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, इनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये सब कुछ नहीं है। आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है। और एनसीईआरटी की चूँकि लैंग्वेज कभी कभी किसी किसी बच्चे को थोड़ा कष्ट देती है तो वो इसलिए थोड़ा सा उसके हेल्पिंग के लिए ये सब चीज़ें हैं। अगर एनसीईआरटी आपकी पूरी तरीके से तैयार है तो मेरे को नहीं मानना किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत भी है। ओके सर, तो स्टूडेंट जैसा कि सर ने आपको बुक्स के बारे में बताया वो सब आपको ध्यान रखना है, कैसे उनको फॉलो करना है, और एनसीईआरटी पर सोली रिलाई करना है बायोलॉजी के लिए आपको। एनसीईआरटी की बुक को ही नोट्स में कन्वर्ट कर लें, वहीं पर सारा मटेरियल कलेक्ट करके वहीं रख दें। एनसीईआरटी हमें लगता है हर बच्चा समझ भी नहीं सकता है। एनसीईआरटी थोड़ा सा हाई लेवल से लिखी जाती है। अगर जो बच्चा 9 से एनसीईआरटी स्टडी कर रहा है तो उसको 11-12 में एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कतें कम आती हैं। अच्छा। और जो 9th में उन्होंने कोई और पब्लिकेशंस पढ़ाए हैं स्कूलों के आधार पर चल रहे हैं, तब वो सब पढ़े हैं तो उसको निश्चित प्रॉब्लम आती है। अगर एनसीईआरटी आप 9 से फॉलो अप कर रहे हैं, 9 से ही जी, तो 11-12 में एनसीईआरटी की लैंग्वेज में तब एडप्ट हो जाते हैं आप। प्लस पॉइंट ये एनसीईआरटी का कि उसमें बहुत ही सिलेक्टेड और बिल्कुल प्रिसाइज मैटर है, एक्स्ट्रा बाइंडिंग मैटर भी नहीं है। में भी ऐसा ही हाँ, ये चीज है। तो सर आजकल के टाइम पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आ गए हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तब ये सब तो था नहीं, सिर्फ पढ़ना और घर पे जाके अपने नोट से पढ़ाई करना बुक से। अब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, वो कई बार यूजफुल भी हो जाते हैं, और मोस्टली वो है जो बच्चों को प्रभावित करते हैं निगेटिवली। सोशल मीडिया वगैरह आ गई है, इसके अलावा मोबाइल से पढ़ाई की भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो वो बच्चों को किस तरीके से उसका यूज करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए? अब जैसा कि समय के साथ साथ बदलाव हो रहे हैं कि बच्चे के पास दूसरे भी वर्कलोड बढ़ रहे हैं सामाजिक तरीके से भी, तो स्टडी का डिवोशन और स्टडी के लिए टाइमिंग निकालना कम पड़ रहा है। मेरा मानना है कि अगर बच्चा को 3 से 4 घंटे भी पर डे पढ़ रहा है, मैं ये बायोलॉजी के लिए नहीं कह रहा हूँ, टोटल सब्जेक्ट सारे ही पढ़ने हैं। हाँ, तो टोटल 3-4 घंटे पर डे पढ़ रहा है, लेकिन फ्रेश माइंड से पढ़ रहा है, तो वो सफिशिएंट है। पहली बात स्कूल और क्लास बहुत हाँ, और किसी न किसी सीनियर टीचर या सीनियर अपने भाई बंधु के कांटेक्ट में जरूर रहना चाहिए, जिससे कि उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो ओवरलुक्ड ना करें। अक्सर क्या होता है बच्चा उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है,
ये भी प्रॉब्लम आती है कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस और मोटिवेशन ये दो चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ डिपेंड कर देती हैं, और जो बच्चा सेल्फ डिपेंड है उसको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल इतना अवेलेबल है कि जैसे कि एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, कुछ टॉपिक जीआरबी से पढ़ रहे हो, टुगेदर विद या अरिहंत है आपके पास, तो ये मटेरियल सफिशिएंट है आपके पास कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। बोर्ड के लिए भी। मोटिवेशन और सेल्फ को बूस्ट करना, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। कोई मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए कहीं ना कहीं से, और अपने आप को भी मोटिवेट रखना चाहिए कि नहीं मेरे को ये टारगेट है, मेरे को ये करना है। टाइम कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेबर इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्टाइल माइंड से कम समय में अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। सर 10th के बाद बच्चे स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं, तो कुछ बच्चे मैथ्स ऑप्ट करते हैं, कुछ बच्चे बायो ऑप्ट करते हैं, बाकी कुछ बच्चे कॉमर्स और आर्ट्स भी जाते हैं। बायोलॉजी के बच्चों का सबसे पहला टारगेट तो नीट ही होता है, नीट क्लियर करके उनको मेडिकल लाइन में जाना है। अब मान लीजिए कि वो उसमें जो भी एमबीबीएस रहता है, बीएएमएस रहता है, बीडीएस, इसके अलावा कोई और स्ट्रीम्स भी होंगी जिसमें बच्चा आगे बढ़ सकता है। ऐसा तो है, वो आप ये बच्चों को पुराने जमाने से चली आ रही है कि बायो ले रहा है तो डॉक्टर बनेगा, मैथ ले रहा है तो इंजीनियर बनेगा। ये अब ऐसा है नहीं। बायो में ही अगर आपको देखना है तो इस समय बायो में कम से कम नहीं तो आपको 100 से 150 ब्रांच मिल जाएंगी जहाँ पर बच्चे जा रहे हैं जी। तो उसमें से सर कुछ ब्रांचेस के बारे में जो बच्चों के लिए यूजफुल हो सकती है वो आप बताएं। जैसे बायो वाला बच्चा, ये बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच आ गई है, कुछ बीएससी देते हैं, कुछ बीटेक देते हैं, है ना, वो एक ब्रांच इंजीनियरिंग की लाइन हो गई बायो में। फिर लाइफ साइंस क्षेत्र में तमाम स्कोप बन रहे हैं। न्यूट्रिशनल जो बैलेंसिंग के लिए जो आजकल स्पेशलिस्ट रखे जा रहे हैं वो बन रहे हैं। इन्वायरमेंटल साइंस पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट्स की होती है, वो उसमें भी जा रहे हैं लोग। और जितना भी जो आपका जो फिजियोथेरेपी वगैरह का चल रहा है ये सब बायो से रिलेटेड है। तो ये नहीं है कि आपको नर्सिंग का आपको है सिलेबस है, पैथोलॉजी का है, और जो भी आपका जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें सब मांगते हैं। एग्रीकल्चर लाइन इसी से जुड़ी हुई है ना। बायोफिजिक्स, यानी कि प्रॉपर रिसर्च बच्चा अगर करे तो उसको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हमने तो 15 साल सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में भी जॉब किया है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें बायोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा फील्ड है। बच्चों को क्योंकि पता नहीं रहता तो उनको लगता है कि मेरे को नीट में अच्छी रैंक ही लानी है तभी कुछ हो पाएगा, वो उसी में ही लगे रहते हैं बहुत बार। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लैक ऑफ अवेयरनेस है, और अक्सर छोटे शहरों में इतनी ज़्यादा उनको गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं मिल पाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने वाली लाइन है इस समय, जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। लाइफ साइंस की अलग अलग ब्रांच बन गई हैं, स्पेशलाइजेशन हो गया है। तो स्कोप है, बायोलॉजी का स्कोप है, और बच्चे का चॉइस है, बच्चे के टारगेट हैं, बच्चे का हॉबी है, हम किसको जाना चाहते हैं। थोड़ा सा सीनियर और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे, इसके अलावा आप रिसर्च करें तब जान पाएंगे। वो भाई आप जैसे आप समय निकालते हो, बड़े होते जाते हो, तब आपको कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो स्पेशली इन्हीं लाइनों में बहुत आगे हैं। बहुत बार क्या है कि कोई बच्चा एवरेज है तो वो मैथ्स नहीं लेता है क्योंकि वो एवरेज था, तो उसको लगता है मैथ नहीं हम कर पाएंगे, बायो ले लेता है। अब क्योंकि वो एवरेज है तो बायो में भी ऐसा तो नहीं कि एवरेज है तो बायो में आसानी से कर लेंगे, तो उसे बायो में भी प्रॉब्लम होती है। फिर वो नीट में लगा रहता है 2-3 साल, नीट भी नहीं होता है, तो फिर वो उसको लगता है कि अभी तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो अवेयर नहीं होता। अदरवाइज हो सकता है उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी कई सारी फील्ड्स हो। पहली बात तो मैंने ये देखा है कि जब वो समाज में, घरों में, अपने घरों में भी मार्क्स को क्राइटेरिया मान लेते हैं कि बच्चे का अगर इसमें मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो ये बच्चे का ये हॉबी सब्जेक्ट है या इसमें बच्चा होशियार है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि अगर बच्चा कम परसेंटेज में भी है और सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, मार्क्स लाना एक आर्ट भी है।
आपने देखा होगा अपने अनुभव से, आप भी टीचिंग लाइन में हो, कि कुछ बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं, दिमाग से ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज ड्रॉप जाती है, और जो बच्चे कम पढ़ने लिखने वाले हैं और लेबोरियस हैं और उनकी परसेंटेज ज़्यादा आ जाती है। लेकिन परसेंटेज ज़्यादा होने वाले लाइफ में सक्सेस हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर लेते हैं। एग्जाम और कंपटीशन दोनों, एकेडमिक और कंपटीशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फर्टाइल दिमाग होना और इंटरेस्ट या जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि आज सक्सेस अगर होना है, मार्कशीट के आधार पर आपको सक्सेस नहीं माना जाएगा। आपके भले 98% मार्क्स हैं, आप नीट सेलेक्ट नहीं हुए तो आप सक्सेस तो नहीं माने जाएंगे। 12th की मार्कशीट से कोई आपको जॉब तो ऑफर करेगा नहीं ना, वो नॉलेज मानी जाएगी आपकी, क्योंकि आप कंपटीशन में या इतनी बड़ी जो आबादी की कंपटीशन है उसमें आप अनफिट महसूस कर रहे हैं, तो आपका मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो इसीलिए गहनता से पढ़ाई करते चले। हाँ, छोटे क्लास अंडरस्टैंडिंग पढ़ाई की जरूरी है। चलेंगे तो आसान भी लगेगी। हाँ, वो फिर हॉबी बन जाती है। वो जब आप हॉबी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो मार्क्स पीछे पीछे अपने आप आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि चीजें और मार्क्स बहुत बड़ा क्राइटेरिया कभी नहीं है। वो केवल 2 दिन के लिए होता है। मार्क्स केवल मार्कशीट मिलती है, 2-4 दिन घर वाले और सब पड़ोस वाले खुश हो जाते हैं, तारीफ कर देते हैं, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन आप जो नॉलेज गेन कर रहे हो, आपको बहुत ही ब्लास्ट नॉलेज हो रही है आपके दिमाग में सब्जेक्ट की, फिर आप कहीं पर भी किसी भी कंपटीशन बैठते हैं तो आप चमकते हैं, सीधी सी बात है। तो वही है, हमको जो भी सब्जेक्ट लेना है उसका कंटेंट बहुत गहराई से, कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती है। लर्निंग तो करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सवालों की प्रैक्टिस तो हम एग्जाम के अकॉर्डिंग कर लेंगे जो एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं। एग्जाम प्रिपरेशन 2 महीने की चीज है। सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम प्रेजेंटेशन ये मार्क्स के लिए जरूरी होता है। वो केवल मैं मानता हूँ कि 1.5 महीने 2 महीने की प्रिपरेशन होती है, और प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गाइडेंस से मिल जाता है कि हमको कॉपी पे प्रेजेंट कैसे करना है, तो मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज स्टडी से आती है, और स्टडी कंपटीशन में काम आती है। मार्क्स तो हमने देखा है अक्सर कोचिंग वाले एकेडमी में कई बार फ्लॉप हो जाते हैं। अक्सर कोचिंग जो कर रहे हैं, जो कंपटीशन कोचिंग जी, वो उनकी जो है वो 12th वगैरह में परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो एकेडमिकली उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो एकेडमिक में जिस तरीके से प्लानिंग और प्रोसीजर फॉलो अप करना है। कॉम्पिटिशन चीज़ें अलग अलग हैं कॉम्पिटिशंस के लिए भी, लेकिन थॉरो स्टडी तो हमको करना ही पड़ेगा। हाँ, थॉरो स्टडी ही करना पड़ेगा, उसी से लाइफ में सर्वाइवल होती है, लाइफ सक्सेस होती है। जरूरी है। प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस वो एक अलग चीज है कंपटीशन का एग्जाम क्लियर करने के लिए। हाँ, और मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ट बुक हैं आज की तारीख में। एनसीईआरटी बेस्ट बुक हैं, जितने भी आप स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन में ले लें चाहे आप एकेडमिकली ले लें। सपोर्टिव आप बुक केवल जब यूज़ करते हैं किसी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप डीप में जाना चाहते हैं, या चीज़ कम समझ में आ रही है उसको डिटेल में समझना चाहते हैं, वहाँ आप यूज़ करें। तो बच्चे के पास अब उतना टाइम नहीं है। जीआरबी किताब बहुत बढ़िया है, लेकिन पूरा पढ़ने का बल्कि हो जाएगा, बच्चा ओवरलोड हो जाएगा, आपको मतलब नहीं है। वही मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला, केमिस्ट्री में अगर आप समय दे पाते हैं तो आप प्रदीप पढ़िए, अदरवाइज फिर उसको नहीं। केवल उन चीजों को पढ़िए जहां वहां पर आपको दिक्कत है, उसको थोड़ा एक्सप्लेनेटरी। ये पॉइंट आप लोग कंसीडर करें। सर ने बोला कि जो आपको एनसीईआरटी से नहीं कवर अप कर पा रहे हैं आप, तो उसको आप पढ़ लें। ये आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि मेरे को थोड़ा और जानना है। हाँ, कई बार बच्चे की जब गहराई से पढ़ते हैं तो बच्चे की क्यूरियोसिटी भी होती है ना, इस चीज में यार थोड़ा और हमें जानना चाहिए, तो फिर आप उसके लिए यूज करें। सारे टॉपिक उतने गहराई से एनसीईआरटी में, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, बच्चों को टफ लगती है एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक है तो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अगर वही आप जीआरबी से पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन वो आपको इजी हो जाएगा, और फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन आप इजीली लगा भी लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया हुआ वो। तो ये होता है। तो सर ने बहुत अच्छे से बताया सभी बच्चों को, तो आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा सारा कंटेंट।
फाइनली सर, अगर आप कोई और स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहें बच्चों को। स्टडी हमेशा गाइडेंस में होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस किसी न किसी की ज़रूरी है, और मोटिवेशन के साथ होनी चाहिए। और टाइम मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करती है। स्टडी की क्वालिटी वो मैटर करती है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। तो सभी बच्चे इस पॉडकास्ट गुड लक फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स। सभी बच्चे इस पॉडकास्ट को अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें। सर के एक्सपीरियंसेस से आप सबको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।